हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस के बारे में। खाना पचाने से लेकर शरीर को डिटॉक्स करने में लीवर का बहुत अहम भूमिका निभाता है, लेकिन जब लीवर सही तरह से काम नहीं करता तब लीवर से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आजकल बहुत से लोग लीवर से जुड़ी कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही है लीवर सिरोसिस। शुरुआत में इसके लक्षण नजर नहीं आते, लेकिन इनकी पहचान करना बहुत जरूरी है। लीवर सिरोसिस क्या है, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेयरमैन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेप्टोलॉजी पैन मैक्स हॉस्पिटल से डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, लीवर सिरोसिस क्या है और इसमें कैसे लक्षण नजर आते हैं? लिवर सिरोसिस एक लिवर का परमानेंट डैमेज होता है। उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, लिवर श्रिंक हो जाता है और ये एक बहुत कॉमन बीमारी भी होती जा रही है और बीमारी खराब भी है, खतरनाक भी है। इसके जो मेन लक्षण, जैसे कि आपने पहले चर्चा किया कि बहुत टाइम लिवर सिरोसिस शुरू में कोई भी सिम्टम नहीं करता, एक जनरल लिथार्जी या वीकनेस से ही प्रेजेंट कर सकता है। तो जैसे जैसे डिजीज बढ़ती है तो उसमें पेट में पानी भर जाना, जिसको मेडिकल भाषा में एसाइटिस कहते हैं, किसी को खून की उल्टी आना, क्योंकि कुछ खून की नालियां वेरिसेस फूड पाइप में बड़ी हो जाती है, वो बस्ट कर कर उल्टी खून की आ जाती है। पीलिया हो जाना और माइंड पर असर होकर अल्टर्ड सेंसोरियम के होश में खराबी आना, बेहोशी हो जाना, ये सब तरह के लक्षण एक सीरियस आगे एडवांस लिवर डिजीज और सिरोसिस भी की अलग अलग स्टेजेस हैं। जो एडवांस लिवर सिरोसिस होता है तो उसके ये लक्षण हो जाते हैं। क्योंकि इसका जड़ से कोई इलाज नहीं होता, तो सबसे जरूरी है इससे बचाव करना, तो कि हम समझ सके कि इससे बच सके। डॉक्टर अजय, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, इसके होने के कारण क्या होते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। जो चीजें हमें आम मालूम है कि कुछ हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, स्पेशली बी और सी, जिसके बी की तो टीका अवेलेबल है, सी का हमें प्रिवेंशन का कैसे है उसके बारे में बात की जा सकती है। पर इन वायरसेस के अलावा जो हमारी कंट्री में दूसरा कारण जो है सबसे बड़ा कॉमन हो गया है, वो है शराब। और शराब की मात्रा ज्यादा हो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, या बिंजेस हो। बिंजेस का मतलब है कि आप चाहे हफ्ते में एक दो बार ले रहे हैं पर बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ये सब उसके लिए लिवर के लिए नुकसान करते हैं और लिवर को टेम्परेरी और आगे बढ़कर जब सिरोसिस होता है तो परमानेंट डैमेज करते हैं। जो पिछले कुछ सालों में जो चौथा कारण वायरस, तीसरा कारण जो सबसे ज्यादा हो गया है, जिसको हम फैटी लिवर के नाम से जानते हैं। लिवर नैश एक मेडिकल भाषा में यूज करते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, स्टेटोहेपेटाइटिस। इसमें देखा गया है कि ये एक जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान डायबिटीज की कैपिटल है। तो जब डायबिटीज वर्ल्ड कैपिटल है, तो जो डायबिटीज है उसके साथ में मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी हाई होना, शुगर हाई होना, मोटापा होना, ये सब चीजें कंबाइन कर लिवर में फैट करती हैं। और ये सब चीजें ही उसके साथ में, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस इनके साथ में होती है। तो ये एक आगे जाकर ये कॉमन कारण बन गया है और डे बाय डे इसका इंसिडेंस सिरोसिस में बढ़ता जा रहा है। जो हम सिरोसिस के पेशेंट देखते हैं उसमें से हमें ये कारण आगे आगे जा रहा है। डॉक्टर अजय, जी प्लीज। कुछ और रेयर कारण होते हैं, उसमें जाने की अभी आवश्यकता नहीं है। बहुत से कारण होते हैं, पर जो अगर हम 100 मरीज देखते हैं तो उसमें से 80-90 इसी चार पे से निकलते हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, अल्कोहल और फैटी लिवर। डॉक्टर अजय, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, इसका खतरा सबसे ज्यादा किन लोगों को रहता है? जैसे कि अभी आपने बताया कि जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं उनको, अल्कोहलिक लोगों को ज्यादा करते हैं, और वो कौन से लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा इसका खतरा रहता है? देखो, जो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे बताया कि जो मोटापा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, पुअर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज है, पुअर कंट्रोल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स है,
एक तो ये ग्रुप हो गया। ओके। दूसरा ग्रुप हो गया वायरस का, जो हेपेटाइटिस बी और सी वायरस है, वो जो स्प्रेड करते हैं वो ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट, और सो उसके जितने भी इंट्रावीनस इंजेक्शन, अनस्टेरलाइज्ड सिरिंजेस हों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में जिसमें पूरी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हो, एक्सेस ऑफ ट्रांसफ्यूजन्स हों, और इसकी के साथ साथ एक सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ट्रांसमिट होता है। अगर स्पाउस को अगर वो है तो दूसरे को जा सकता है। और तीसरा, ये वर्टिकल ट्रांसमिशन के मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर वायरस है तो वो अपने बच्चे को भी पास ऑन कर सकती है। ओके। तो ये जो हेपेटाइटिस बी और सी की ट्रांसमिशन का जो हम समझते हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ऑलमोस्ट सेम ट्रांसमिशन है जैसे कि एड्स की वायरस की। जी, ये वही मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है इसके। ओके। तो इन सब चीजों के लिए हम इसीलिए कहते हैं सेफ ब्लड, सेफ इंजेक्शन, सेफ सेक्स, ये सब चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और अल्कोहल के बारे में देखो, एक बड़ी हैरानी की बात है कि अगर हम 100 मरीज लेते हैं, 100 व्यक्ति लेते हैं जो शराब पीते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को शराब नुकसान करती है। और इसीलिए वो कुछ लोग ये सोचते हैं कि जी हमने तो ये इतनी पी रहा है तो हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ तो उसको क्या होगा, या एंड वाइस वर्सा। फैक्ट इज कि कोई भी डोज शराब की कोई लिवर के लिए सेफ नहीं है। पर जैसे कि 10 ड्रिंक्स फॉर द मेल्स एंड 8 ड्रिंक्स फॉर द फीमेल्स पर वीक के में एक कहा जाता है, पर उसको ये नहीं लेना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी डिस्पोजिशन हो तो वो उसमें भी डैमेज कर सकते हैं। और एक और दूसरी बात कि लेडीज को, जिनमें कि आजकल हम अपने समाज में देखते हैं कि लेडीज में अल्कोहल लेने का प्रेवलेंस जो है वो बढ़ रही है जी। पर इस पे इतना जान लेना चाहिए कि भगवान ने लेडीज को बहुत एडवांटेजेस दिए हैं, पर एक जगह ये खराबी है कि उनको कम डोज में भी लिवर जल्दी डैमेज होता है। ओके। तो ये चीज एक जनरल नॉलेज में आना आवश्यक है। ओके डॉक्टर, इसका इलाज कैसे किया जाता है? हमने इस बीमारी के बारे में जाना कि ये बीमारी क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं, तो इसका इलाज कैसे किया जाता है इस बीमारी का? जैसे कि मैंने कहा कि जब एक बार सिरोसिस बनना शुरू हो जाता है जी। इसका जड़ से इलाज नहीं है। ओके। तो इसमें हमारा क्या इलाज का क्या फोकस है? नंबर 1 कि उसको आगे बढ़ने से रोका जाए, उसकी जो प्रोग्रेशन है डिजीज की उसको स्लो किया जाए, और उसके लिए जो जो कारण हमने अभी चर्चा किए हैं वो उसको कंट्रोल में करना। अच्छी बात क्या है कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, जो आज से 10-15 साल पहले हमारे पास कोई इलाज ही नहीं होता था, उसके लिए अच्छी दवाइयां उपलब्ध हैं। तो अगर हम वायरस को कंट्रोल में कर लेते हैं दवाइयों के सहारे, जो कि 95 to 99% में हो जाता है, तो हम एक फैक्टर है कि जो उसको बढ़ने से रोक सकते हैं और पार्शियली उसको वापस भी ला सकते हैं सिरोसिस को। दूसरा, शराब को 100% बंद करना पड़ता है। और ये कहना आसान है, पर जो लोग ज्यादा शराब पीने के आदी हैं, डे टू डे प्रैक्टिस में देखा गया है कि ये बहुत मुश्किल और कठिन है। इसके लिए सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस, पेशेंट की विल पावर, और तीसरा फैमिली सपोर्ट और सामाजिक सपोर्ट, सब कुछ बहुत जरूरी है। और एक शराब वाले जो मरीज हैं, अगर शराब छोड़ देते हैं तो बहुत साल, 10 साल, 15 साल भी ठीक से जी सकते हैं। इसी तरह से जो फैटी लिवर है उसके लिए एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल ये कॉर्नरस्टोन है ट्रीटमेंट के। ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ डायबिटीज और ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें मिलकर उसको कंट्रोल में रखती हैं। तो जैसे मैंने बताया, पहला इलाज का है कि उसको आगे बढ़ने से रोकना, और उसको रोकने का तरीका है कि जो उसका कारण है उसको जड़ में खत्म करना। दूसरा इलाज का पर्पस है कि जो ऑलरेडी डैमेज हो गया है उसकी कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करना। जैसे कि अगर पेट में पानी की प्रॉब्लम है तो उसको दवाइयों के सहारे में और डाइट का कंट्रोल, और उसी तरह से अगर खून की उल्टी आती है तो एंडोस्कोपी से उसको कंट्रोल करना और कुछ दवाइयां देना।
और इसी तरह से अगर दिमाग के ऊपर असर होता है तो उसको दवाइयों सारे स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर कर उसकी दवाइयाँ लें। ओके। ये सब चीजें साथ साथ चलती रहती हैं, जबकि हम एक कारण पर जड़ देते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करते हैं। पर जब लिवर एडवांस चला जाए तो हमें लिवर ट्रांसप्लांट के बिना कोई साधन नहीं है। ओके। और लिवर ट्रांसप्लांट हमारे लिए कहना बहुत आसान है, पर करना मरीज के लिए और साधन के हिसाब से, डोनर के हिसाब से हर तरह से एक चैलेंज है, एक मुश्किल है। तो अच्छी बात यही है पहली स्टेज कि हम इन सब कारणों से बचें ताकि लिवर सिरोसिस तक ना पहुंचे। अगर लिवर सिरोसिस तक पहुंच गए तो जो कारण हम ट्रीट कर सकते हैं उनको ट्रीट करें और फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करें। पर बिल्कुल। लास्ट स्टेज में आकर लिवर सिरोसिस। ओके। डॉक्टर, इस बीमारी से और कौन से नुकसान हो सकते हैं हमारे शरीर को? सबसे बड़ा जो एक कॉम्प्लिकेशन है वो है लिवर कैंसर। ओके। जो लिवर कैंसर है वो एक लिवर सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशन है, वो चाहे किसी भी कारण से हो, हेपेटाइटिस बी, सी, फैटी लिवर या शराब। वो लिवर कैंसर इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि जो ये पेशेंट्स हैं वो रेगुलर फॉलोअप पर रहें, जिसमें कि हम ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड और या किसी किसी में सीटी स्कैन कर कर उसके लिए हम स्क्रीन करते रहें। लिवर कैंसर का इंसिडेंस अगर हम पिछले 10 साल में देखें तो अपनी कंट्री में बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि हम इनको लॉन्गेविटी बढ़ाए जा रहे हैं, तो तब उसकी कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो गई हैं। अच्छी बात क्या है कि लिवर कैंसर के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे इलाज, अगर अर्ली स्टेज में आ जाए तो वो लोकल ट्रीटमेंट्स या फिर और भी थोड़ा सा भी बढ़े तो उसको लिवर ट्रांसप्लांट। पर जब एडवांस में भी चला जाता है वो एक क्योरेबल स्टेज से कम नहीं रहता है। पर आज के दिन में कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, इम्यूनोथेरेपी है, जिससे कि हम उसको प्रलॉन्ग कर सकते हैं और उसकी आशा कर सकते हैं कि वो कुछ और समय मिल सकता है। पर लिवर कैंसर सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। ये सारे जितने पेशेंट्स होते हैं इनमें इन्फेक्शंस का बहुत डर होता है, तो हमें बहुत ध्यान से उसको इन्फेक्शंस को मॉनिटर करना है और ट्रीट करना है। बाकी जो तकलीफें मैंने बताई हैं, कॉम्प्लिकेशंस, खून की उल्टी आना, पेट में पानी होना, वो सब एक लिवर सिरोसिस की आगे कॉम्प्लिकेशंस और लक्षण होते हैं। डॉक्टर, कौन सी उम्र के लोगों को ये लीवर की समस्या सबसे ज्यादा पाई जाती है या होती है? देखो, जब हम वायरस देखते थे तो हमें लेटर स्टेजेस में ज्यादा आते थे, चाहे वो 50 के बाद हो, 60 के बाद हो। आजकल बहुत यंग पेशेंट्स आ रहे हैं और यंग पेशेंट्स अल्कोहलिक भी बहुत आ रहे हैं। और फैटी लिवर में अच्छी बात यह है कि वो एक लंबा टाइम लेते हैं फैटी लिवर होने के बाद सिरोसिस में एडवांस में जाने के लिए, पर वो भी एक रिलेटिवली यंगर एज में आते हैं, क्योंकि लोगों के लाइफस्टाइल चेंज हो चुके हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जंक फूड में बर्गर्स खाना, सब कुछ करते फैटी लिवर और बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें इसकी जो एज है सिरोसिस की वो यंगर तरफ की लेकर जिए जाते हैं। जो बहुत ही यंग वाले सिरोटिक हैं, जैसे 20 साल में, 30 साल में, उसके कुछ और भी कारण होते हैं, मैंने उसके बारे में ज़्यादा मेंशन नहीं किया। जैसे कोई कॉपर मेटाबॉलिज्म की बीमारी है, कुछ पैदाइशी होती है, वो एक माइनॉरिटी में है, पर वो एक स्मॉल नंबर है। पर जो मेजॉरिटी पेशेंट्स हैं वो हमें यूजुअली 4th या 5th डिकेड में आकर मिलते हैं। डॉक्टर, जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि यंगस्टर्स में जो बर्गर वगैरह फ्राई फूड खाते हैं उनको होता है, तो ऐसे कौन से वो खाने के पदार्थ हैं या फिर जो हमें नहीं खाने चाहिए और हमारे लीवर को स्वस्थ रखते हैं, और अगर जिसको लीवर सिरोसिस की बीमारी है उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम आज के इसमें से जा सकते हैं तो वो ये है जो अभी अनुज ने पूछा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसे कैसे बचा जाए। लिवर के लिए तंदुरुस्ती क्या चीज़ है और क्या चीज़ है। मेरा सिंपल एक जवाब है कि जो खाना सही टाइम पर खाना और बैलेंस्ड फूड खाना। ये जो सब फैट फूड्स हैं कि जी एक चीज़ छोड़ दिया, फैट छोड़ दिया, कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दिए, ग्लूटेन छोड़ दिया, ये काम के नहीं है। बैलेंस्ड फूड हमारे लिए ज़रूरी है। हमें हर तरह का न्यूट्रिशन प्रोडक्ट शरीर को चाहिए। जब किसी चीज का एक्सेस होता है तभी वो नुकसान डाइट के हिसाब से करता है। और उसके एक्सेस फूड में जो हमारे मॉडर्न जंक फूड्स हैं, और उसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल बर्गर का है। एक अमेरिका में आप अगर किसी को एक्सपेरिमेंट हुआ कि एक बच्चे को
मैक बर्गर बड़ा वाला हर रोज लगा दिया और उस पर 4 सप्ताह के अंदर ही लिवर में चेंजेस आ गया और खराब चेंजेस आती हैं। तो इसलिए मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कभी भी कुछ नहीं खाओ। बेसिक बात हो रही है बैलेंस्ड फूड। वंस इन ए वाइल अगर कोई लेते हैं, कोई ज्यादा चिप्स खाने, पास्ता खाना, ये सब चीजें एक्सेस में जब हो जाती हैं तो ये सभी नुकसान करती हैं। इसी तरह से जो हमारा भारतीय भोजन रेगुलर रूटीन में खाने वाले हैं, उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हम ज्यादा फ्राइड फूड खाते हैं, चाहे वो पूरियां है, भटूरे छोले हैं, जो भी है, तो ये हम मना नहीं करते हैं, पर इसको भी एक लिमिट होती है। वंस इन ए वाइल, इन द सेंस के वो रेगुलर फूड नहीं है, ये रेगुलर डेली फूड नहीं है। तो दूसरा, जितना भी फैटी लिवर की जब हम बातें करते हैं, तो जो कोला ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, ये भी सारी उसमें एक अहम करती है। तो ये तो हो गया कि हम कैसे बचें। पर मैंने बचने के, जब खाने के जब हम बातें करते हैं, मैं साथ में दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज वो बहुत जरूरी कहूँगा। और तीसरी बात मैं लिवर के लिए जब ये कह रहा हूँ, आज की यंग पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। आजकल एक फैशन है, वो अच्छा फैशन है कि जिम में जाकर एक्सरसाइज कर जी, पर उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है कि प्लीज वो सप्लीमेंट्स अवॉइड करें। आप सप्लीमेंट्स जितने भी हैं वो बहुत से हमने देखे हैं कि कंटेमिनेटेड हैं बाय वेरियस एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, और वो लिवर को डैमेज करते हैं, और हमने बहुत सीरियस पेशेंट्स उसके साथ में देखते हैं। तो मेरा यंग पीढ़ी से खास तौर पर ये है कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में चाहे कोई भी एक्सरसाइज, चाहे जिम में जाएं, चाहे कोई गेम खेलें, कुछ भी करें, पर प्लीज सप्लीमेंट्स को अवॉइड करो। आप प्रोटीन सप्लीमेंट सिंपल प्लेन वे प्रोटीन लेते हैं तो वो ठीक है, पर प्लीज कंटेमिनेशन में मत जाइएगा। और कोई इंजेक्शंस लगाते हैं मसल बिल्डिंग के लिए, कोई बॉडी बिल्डिंग के लिए, उससे परहेज करिएगा। और जब पेशेंट्स को लिवर सिरोसिस हो जाता है, उसके बाद जो डाइट का बेसिक दो ही चीजें हम कहते हैं कि उनको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, और दूसरा नमक कम लेना पड़ता है। इन 2 चीजों का ध्यान रखें। ओके डॉक्टर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, डैमेज लिवर को ठीक करने के लिए कौन सी होम रेमेडीज होती हैं? देखो, होम रेमेडीज जो भी हैं हमारे पुराने डोमेस्टिक, उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई होम रेमेडीज में कोई ट्रीटमेंट करने के लिए है। जितनी भी होम रेमेडीज होती हैं, ये होम रेमेडीज बेसिकली प्रिवेंशन के लिए होती हैं। पर लिवर के इस पर्टिकुलर चीज में जो बातें कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी उसके लिए मेंशन किया है कि वो डाइटरी जो इश्यूज हैं वही ध्यान में रखना है। और जितने भी हमारी मैं जड़ी बूटियों का एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई जड़ी बूटियां ऐसी होंगी तो वो उसके जो एक्सपर्ट्स हैं उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। पर मैंने ये देखा है जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है, मैं इतना ही एक प्रार्थना करना चाहूँगा विद ड्यू अपॉलॉजीज टू द एक्सपर्ट्स इन दैट एरिया, कि जो भस्म होती हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, वो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो लिवर को टॉक्सिसिटी के बहुत केसेस आते हैं, स्पेशली जब वो डोज अनप्रोपोर्शनेटली डिसप्रोपोर्शनेटली ज़्यादा चली जाती है। तो बाकी तो होम रेमेडी तो यही है, बैलेंस्ड खाना, बैलेंस्ड एक्सरसाइज, बैलेंस्ड, साथ के साथ मैं तीसरा शब्द भी कहूँगा, बैलेंस्ड थॉट प्रोसेस, और अच्छा बहुत जरूरी होता है। थॉट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सालों के जवाब देने के लिए। आज डॉक्टर ने हमें बताया कि लीवर सिरोसिस क्या है और अपने लीवर को सही रखने के लिए कौन सी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वेन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor,
All you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.